इसी पर बात करने के लिए देखिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और साथ ही कोलकाता से टीएमसी के नेता शाकिर अली भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है पहले शाकिर अली साहब को ही आना चाहिए। शाकिर अली साहब, ये जो टीएमसी की बौखलाहट नजर आ रही है, ये जो अफरा तफरी सी मची है टीएमसी में, इसी वजह से? नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है टीएमसी में और कोई बौखलाहट भी नहीं है। अरे इतने नेता छोड़ कर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अफरा तफरी नहीं है। ये अफरा तफरी नहीं मची हुई है। तू चल मैं आया की तर्ज पर एक के बाद एक नेता जो है वो टीएमसी से बाहर निकलने को नजर आ रहे हैं। रुमाना जी, जितना मैं बोलूंगा उतना आपको सुनने में अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी जवाब देने में अच्छा लगेगा। जो भी लोग जा रहे हैं उनको पार्टी टिकट देने वाली नहीं थी, ये उनको पहले से पता चल गया था और दूसरे कोई ना कोई तरह के इलिगेशन में जुड़े हुए थे, उनको बचना था, इसीलिए वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उनको पार्टी में टिकट भी नहीं मिलता क्योंकि वो पूरे जो प्रशांत किशोर की रिपोर्ट है उसमें उनकी रिपोर्ट में वो सब बातें आ चुकी थी कि किनको किनको टिकट नहीं दिया जाएगा, किस कारण से टिकट नहीं दिया जाएगा, कौन से काम से उनका इन्वॉल्वमेंट है, क्या उनकी खराबियां है, ये सब आ गया था। चलिए, अच्छा हुआ आपने एक और खुलासा भी कर दिया आपकी एबीपी न्यूज पर कि अब टीएमसी को चुनाव में चलाने के लिए प्रशांत किशोर का जो रिमोट है वो काम कर रहा है। ये आपने अच्छा एक खुलासा कर दिया यहाँ पर। चलिए, खैर जो बात आप कह रहे हैं, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलती हूँ। तो प्रेम शुक्ला जी बताइए, आप ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं सर जिनको लेकर प्रशांत किशोर ने कह दिया था, रिपोर्ट दे दी थी ममता बनर्जी को कि इनको तो टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर कौन है, इनका संवैधानिक महत्व क्या है, एक लोकतांत्रिक दल में ये रिमोट कंट्रोल कहां से आ गया? ये जो कह रहे थे बंगाली अस्मिता की बात, तो बंगाली अस्मिता का जो है जो प्रतिनिधित्व करती हो उस पार्टी को गैर बंगाली नियंत्रित कर रहा है क्या? इस प्रश्न का भी उत्तर देना पड़ेगा। कल तक तो जो है हमारे आदरणीय गृहमंत्री जी बाहर ही हो जा रहे थे, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर ही हो जा रहे थे। ये प्रशांत किशोर कौन है भाई? इनकी नाभिलाल क्या कोलकाता में गड़ी हुई है कि हावड़ा में गड़ी हुई है कि मिदनापुर में पैदा हुए हैं वो कि मालदा के हैं? कौन है प्रशांत किशोर? ये तो बड़ा पॉइंट दे दिया आपने। पार्टी चल रही साहब, ये तो बड़ा पॉइंट दे दिया शाकिर अली साहब आपने। बताइए, आप बंगाली अस्मिता का झंडा बुलंद किए हुए थे और अब आपने एबीपी न्यूज पर बैठकर ये खुलासा कर दिया कि साहब प्रशांत किशोर हैं हमारे। तो प्रशांत किशोर जो सिफारिशें कर रहे हैं उसके आधार पर पार्टी काम करेगी और प्रशांत किशोर ने क्योंकि कह दिया था इन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो लीजिए ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर की रिपोर्ट बताई थी और ये कोई ढका छुपा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी बंगाल में काम कर रहे हैं। हाँ। फिर मैं बोल रहा हूँ, ढका छुपा नहीं है। जितने भी विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो तो प्रशांत किशोर को दोषी करार दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की टीम ने हमें कहा ये मिट करने के लिए, वो करने के लिए, तो ये कोई ढका छुपा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है प्रशांत किशोर पर बात उठाते हैं और ये कोई ढका छुपा नहीं है। आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में जो वो प्रधानमंत्री बने उनके पीछे भी तो प्रशांत किशोर था। नहीं सर, बात तो ये कि फिर बंगाली अस्मिता का मुद्दा क्यों उठाते हैं, जैसे शुक्ला जी कह रहे थे। मतलब बीजेपी के नेता जिस तरीके से भी प्रेम शुक्ला जी ने जिक्र किया कि गृहमंत्री तक आते हैं तो वो आपको भारी नजर आने लगते हैं, तो प्रशांत किशोर आपको भारी नहीं लगते हैं? मतलब बंगाली अस्मिता वाला टीएमसी का जो मुद्दा है वो दरअसल मुद्दा नहीं है, वो ढोंग है टीएमसी का। अच्छा, आप लोगों का दिखावा है सर, आप लोग नाटक करते हैं। नहीं, वो बंगाल में है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में कोई चेहरा नहीं है, लीडर नहीं है। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड सब जगह से उठा के बंगाल में लाया जा रहा है। जितने भी बाहरी लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है। आप देखिए, जिसको 7 ऑब्जर्वर बनाया गया है, जो ऑब्जर्वर बनाया गया है उसमें उस ऑब्जर्वर में देखिए कौन से बंगाल के हैं, 7 के 7 बाहरी हैं। तो ये जो है बाहरी को लेकर आके यहाँ पर इलेक्शन करना चाहते हैं और बाहरी को लेकर आकर यहाँ बंगाल में दंगा फैलाना चाहते हैं। सर शाकिर अली जी, आप बाहरी की रट लगा रहे हैं सर। अब अगर मैं आपसे कहने लगूं साहब मुझे बताइए बाबुल सुप्रियो क्या है? बाबुल सुप्रियो बाहरी है क्या? मुकुल रॉय क्या है? मुकुल रॉय बाहरी है क्या?
अच्छा, दिलीप घोष साहब क्या हैं? दिलीप घोष साहब बाहर ही हैं क्या? सर बात कर रहे हैं तो कम से कम किसी आधार पर तो कीजिए ना बात। अच्छा, बाबुल सुप्रियो की नाराजगी आपको नजर आ गई? अभी तक बाहरी का मुद्दा था, अब नाराजगी मुद्दा है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त बेहद खास मेहमान एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष साहब आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद। दिलीप बाबू, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, सबसे पहले तो मैंने सोचा था जब आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि बंगाल में चुनाव हो रहा है या जंग हो रही है? ऐसे हालात बंगाल में क्यों बन गए कि एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं को देखिए ना, बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, उन्हें भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ी है। देखिए, बंगाल की राजनीति रक्तरंजित पहली बार हो रही ऐसी नहीं है जी। जब से कम्युनिस्टों का यहाँ बोलबाला हुआ है तब से ये कम्युनिस्टों ने हिंसा को लाया, और केवल बंगाल में नहीं है, त्रिपुरा में भी था, केरल में भी था, और जहां जहां दुनिया में कम्युनिस्ट राज था, खून खराबा ही उनका राजनीति था। और बंगाल में वही लोगों ने सत्ता परिवर्तन के साथ साथ टीएमसी के में गए, आज वही लोग सारा कुछ चला रहे हैं। और जब टीएमसी ये जो एक पार्टी है ना, इसमें कोई नीति है, ना कोई रीति है, ना कोई परंपरा है, आदर्श है, कुछ नहीं है, एक व्यक्ति है और उसी का आधार पर सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होती है। जब हारने का कगार पर पार्टी आई है और हिंसक हो गई है। सीपीएम का 34 साल की राज में लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों की राजनीतिक हत्या हुई है। इनकी 10 साल में उसको पार कर गए। हमारे 132 कार्यकर्ता पिछले 4-5 साल में ही जिनकी राजनीतिक हत्या हुई है निशंस रूप से। और आज मेरे ऊपर 6 बार घटना हुई है, मेरे गाड़ी तोड़ा गया, मारने का चेष्टा हुआ, और हमारे राष्ट्रीय नेताओं को भी नहीं छोड़ा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस दिन 4 राष्ट्रीय नेता घायल हुए, 10-12 गाड़ियां तोड़ी गई है। तो मैंने एक सीमा के बाहर हो गया है, कानून व्यवस्था का नाम नहीं है, लोकतंत्र कहीं नहीं है। इस स्थिति में हम जी रहे हैं और जूझ रहे हैं, और लोगों ने इस लड़ाई में हमारा साथ है, ये उनके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। जी दिलीप जी, लेकिन टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि देखिए ये जिस तरीके के हालात बन रहे हैं बंगाल के अंदर, इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। टीएमसी सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर डालती है, और कई बार तो उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि ये सारा हिंसा का जो प्लॉट है वो स्टेज्ड है, आप लोग स्टेज मैनेज करते हैं। नहीं, देखिए, यहाँ 2 साल पहले पंचायत चुनाव हुआ, लगभग 80,000 सीट हमारे यहाँ, उसमें 34% सीट में किसी को नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया। जहां नॉमिनेशन होता है बीडीओ ऑफिस को गुंडा और पुलिस मिलकर 7-7 दिन तक घेर के रखे। हमारे कार्यकर्ता गए तो मारपीट का हाथ पांव तोड़ा गया, महिलाओं को नहीं छोड़ा गया। और चुनाव जितना भी हो उसमें 13 लोगों की खून हुई और कितने लोग घायल हुए, घर छोड़कर भागे लोग। जीता हुआ कैंडिडेट गांव में रहने का लायक नहीं रहे, जबरदस्ती पुलिस उठाकर लाकर टीएमसी का झंडा पकड़ाकर ज्वाइन कराती है। ये स्थिति है। पार्लियामेंट चुनाव हुआ, देखिए देश भर में 542 सीट में चुनाव हुआ, 500 सीट में एक ईंटा पत्थर तक नहीं लगा। बंगाल में 42 के 42 सीट में झगड़ा हुआ, एक खून हुआ, रोड ब्लॉक हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। क्यों होता है ऐसा? उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं क्या? उस समय तो बीजेपी कमजोर था, आज तो हम टक्कर दे रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ेंगे। सारे हम 1000 लोग रास्ता में खड़ा होकर पथराव करेंगे। ये तो कश्मीर से भी बदतर है, वहां पत्थरबाजी बंद हो गया है, बंगाल में पत्थरबाजी शुरू हुई है। और ये सारे वो लोग बोले झूठ है। अरे कैमरे के सामने आप लोग भी देखा, दुनिया देखा, फिर भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, बोलते हैं कुछ नहीं हुआ है। और क्या चाहिए फिर? आप बड़ी बात कर रहे हैं सर, लेकिन ऐसे में फिर सवाल यह पूछा जाएगा कि जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती है उससे यही समझ में आता है कि कानून व्यवस्था संभालने में ममता सरकार फेल। ऐसे में राज्य में आने वाले समय में चुनाव होने हैं, तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, क्या इसके लिए जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगे पश्चिम बंगाल में? आप लोग क्या इसकी सिफारिश केंद्र से करना चाहते हैं? ये मांग आप लोगों की है? नहीं, देखिए 2011 में सीपीएम का राज में भी स्थिति ऐसा ही हो गया था। लोग मुक्ति चाहते थे, उसमें केंद्रीय नेशनल फोर्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसके देखरेख में चुनाव हुई, राज्य पुलिस को अलग रखा गया और चुनाव में परिवर्तन हुआ। ममता बनर्जी सत्ता में आई। आज भी लोग वही चाह रहे कि सेंट्रल फोर्स तैनात हो, राज्य पुलिस का पर लोगों का भरोसा नहीं है, उनको अलग रखा जाए चुनाव से और बूथ से दूर रखा जाए, तब चुनाव निष्पक्ष होगा। कोई कोई तो इस परिस्थिति से डर करके राष्ट्रपति शासन भी मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इसका ऊपर भरोसा नहीं रखता है। राष्ट्रपति शासन नैतिक रूप से हम नहीं मानते हैं, हम लोकतांत्रिक पद्धति से लड़ाई कर रहे हैं, तब इतने लोग बलिदान दिए। आप कल्पना कर सकते हैं 28,000 से ज्यादा केसेस हमारे कार्यकर्ताओं पर चल रहा है। कोई भी घटना हुआ, हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई, भाई अंत्येष्टि में गया, भारी में लोग आए तो मेरे ऊपर एक केस हो गया वहां जी। तो हर जगह इस प्रकार 40 केस मेरे ऊपर है। तो इस प्रकार भय का वातावरण, हिंसा का वातावरण, इसमें कैसे शांतिपूर्वक चुनाव हो सकता है? इसीलिए लोग अलग अलग मांग कर रहे हैं। हम तो सेंट्रल फोर्स के देखरेख में चुनाव चाहते हैं।
सर ममता बनर्जी की जिस तरीके की राजनीति रही है, जिस तरीके से वो 3 दशकों वाला लेफ्ट का गढ़ उसको उन्होंने गिराया, अपना राज उन्होंने स्थापित किया, वो संघर्ष वाली राजनीति करने की एक छवि जो ममता बनर्जी की, अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है बंगाल में, पॉलिटिकली ममता बनर्जी कहीं गेन ना कर लें, ये भी एक चिंता का विषय है क्या बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, लोग तो बोल रहे हैं, हमारे कोई नेता भी बोल रहे हैं जिनका ऊपर आक्रमण हो रहा है, लेकिन आज हमसे ज्यादा जरूरी ममता बनर्जी के लिए है यहाँ राष्ट्रपति शासन। किसी कीमत पर वो जीत नहीं सकती, यहाँ लोग उनको छोड़ के गए और यहाँ तक कि उनके मंत्री, एमपी, एमएलए, पंचायत के मेंबर, कॉर्पोरेशन के काउंसिलर, ये भी पार्टी छोड़ रहे हैं हर रोज, एकदम होड़ लगी हुई है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन हो और वो अपना को शहीद घोषणा करके चुनाव जीत जाएंगे। हाँ। लेकिन हम इस दिशा में नहीं चलेंगे। तो यही मेरा दरअसल आपने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को कह दिया कि कहीं ममता बनर्जी शहीद ना बन जाएं अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। क्या इसी वजह से राष्ट्रपति शासन को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से मांग नहीं कर रही है, सड़क पर उतरकर भी? नहीं, देखिए, हम मांग करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ एक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था है, महामहिम गवर्नर हैं, उनकी रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय है और महामहिम राष्ट्रपति है, इनके हाथ में सारा कुछ है। लेकिन जब इस प्रकार परिस्थिति बनती है, हम बाबुल सुप्रियो को आप देख रहे हैं, बाबुल सुप्रियो को सारे आम चौराहा पर ईंटा मारा गया केंद्रीय मंत्री को। हमारे महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट थी उस समय रूपा गांगुली, जाने माने कलाकार, दुनिया के लोग जानते, उनको रास्ता में घेर करके इसी प्रकार गाड़ी से उतार कर बाल पकड़ कर नोच आ गया और पटक के मारा गया। मेरे ऊपर 6 बार हुआ, कितने बार कितने कार्यकर्ता की हत्या हुई है। तो इसके बाद अगर कोई मांग करता है तो मेरी गलती कुछ नहीं है, बाकी व्यवस्था है वो देखेंगे। आपने बाबुल सुप्रियो का जिक्र किया, वो जिस तरीके से टीएमसी नेताओं की होड़ लगी हुई है, वो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इससे बाबुल सुप्रियो नाराज हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? जितेंद्र तिवारी को लेकर खासी नाराजगी है उनका लड़ाई, मतलब एक वहां के कॉर्पोरेशन के अभी मेयर जितेंद्र तिवारी जी ने कल रिजाइन दिया है। हाँ जी। तो लोगों को लग रहा है वो भाजपा में आएंगे। हाँ। तो बाबुल सुप्रियो के साथ उनके साथ लड़ाई हमेशा है। बाबुल सुप्रियो एमपी बनने के बाद वहां जो उन्होंने डेवलपमेंट का काम करना चाहा, हमेशा उन्होंने रोका। ये उनकी पार्टी की पॉलिसी है। मैं एमएलए था उस समय रोका गया। अभी भी हमारे एमपी लोग जो काम कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया है, उनका कोई प्रोजेक्ट लागू होने नहीं दिया गया। डेवलपमेंट का काम 4 करोड़ पैसा है, वहां के डीएम, वहां के बीडीओ, एसडीओ हमको विरोध करते हैं, प्रोजेक्ट पास नहीं करते हैं, 9 ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं। मैं जहां खड़गपुर में विधायक था, वहां के एक टाउन का ही विधायक है, उसी का ही चेयरमैन था उनका, उन्होंने लिखित रूप में दिया डीएम को कि हमें विधायक का फंड नहीं चाहिए यहाँ, इसलिए काम करना नहीं चाहिए। तो इस परिस्थिति में हम कारण, इसलिए वो विरोध जरूर करेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुई, मार हुई, केसेस हुई, तो कार्यकर्ता तो नाराज होंगे। इस प्रकार लोग जब पार्टी में आते हैं, फिर भी हमने लोगों को लिया है। उनकी मजबूरी है कि वो पार्टी में रह नहीं सकते हैं, वो वहां कोई लोकतंत्र नहीं, कोई सम्मान नहीं है, पद है, प्रतिष्ठा नहीं है, सम्मान नहीं है, मंत्री का कोई पूछताछ नहीं है, तो वहां छोड़कर भाग रहे हैं। और इसीलिए भाग रहे हैं, एक उनको विकल्प मिला है भारतीय जनता पार्टी, पहले वो नहीं था। आज वहां से लोग सम्मान के साथ यहाँ विकास में हाथ लगाने के लिए भाजपा की तरफ आ रहे हैं। लेकिन दिलीप बाबू, फिर सवाल ये पूछा जाएगा कि ऐसे लोगों के लिए बीजेपी विकल्प क्यों बन रही है? बीजेपी की क्या मजबूरी कि वो लोग जो लगातार आपके कामों में रोड़े अटकाते रहे, वो लोग जिन्हें खुद आपके नेता बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं कि भाई ये जितेंद्र तिवारी जैसे ही लोग तो हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं को पीटते थे, भाई बीजेपी की इस वक्त क्या मजबूरी कि बीजेपी ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खोल रही है? देखिए, पार्टी में आना जाना लोकतंत्र में पूरा देश में होता है, यहाँ भी होती है। जिस पार्टी की जीतने की संभावना होती है उस पार्टी में लोग आते हैं। दिल्ली में भी हुआ है, दूसरे प्रदेश में है, और ऐसे दूसरे पार्टी के लोगों को लेकर के हम अच्छे तरीका से सरकार चला रहे हैं, सफलतापूर्वक। आसाम में है, दूसरे प्रदेश में है, अब केंद्र में हमारे अच्छे अच्छे मंत्री है, दूसरे पार्टी से आए हैं, बड़े सम्मान सफलता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर लोगों को नाराजगी होता ही है। जैसे कि हमारे अर्जुन सिंह जी हैं, उनके साथ मेरा भी बहुत झगड़ा था। आज मेरे सहकर्मी है, साथ में कंधे कांध में मिलाकर काम कर रहे हैं, हमारे एमपी हैं। उनको किसी कार्यकर्ता ने पूछा, दादा आप तो जब टीएमसी में थे हमको बहुत मारपीट किया है, आप हमारे नेता है। उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया, बोले देखिए मैंने नहीं पीटा, वो टीएमसी आपको पीटा है। तो राजनीति में बहुत कुछ होती है और उसको लोग मानते हैं। अगर यहाँ सत्ता परिवर्तन करना है तो हमें भी उस पार्टी से लोगों को लेना है, उनको अलग करना ही है। ठीक है। और जो सच में काम करना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, उनको हम मौका देंगे। बाकी उनके हाथ में, वो कैसा काम करेंगे बाकी पब्लिक भी देखेगी। बिल्कुल, आप जिस बेबाकी से बात रख रहे हैं, दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सुनने में मजा आ रहा है और बंगाल की सियासत को भी समझने में आसानी हो रही है। बस छोटे से ब्रेक के बाद में फौरन लौट रही हूँ दिलीप बाबू, उसके बाद आपके साथ ये बातचीत हम जारी रखेंगे।
तो बंगाल का सियासी पारा लगातार हाई है। आर पार टीएमसी और बीजेपी में बंगाल में हम सीधे रुक करेंगे बिना वक्त गवाए। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, एक बड़ा आरोप जो टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर लगाया जा रहा है वो ये कि इस चुनाव में बीजेपी साम दाम दंड भेद इस नीति पर आगे बढ़ रही है ममता को सत्ता से उखाड़ने के लिए। नहीं, देखिए, हम तो विपक्ष में हैं, हम सत्ता में जाने के लिए लड़ाई करेंगे, चुनाव में जाएंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को प्रभावित जरूर करेंगे, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है और चुनाव कमीशन के देख रेख में ही सारा काम होगा। पूरा देश में भाजपा जीता है, कोई आरोप नहीं लगा सकता कि कोई गैरकानूनी ढंग से और सत्ता को दुरुपयोग करके हमने कोई काम किया है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश में हम हार गए, थोड़ी सी वोट से, थोड़ी सी सीट से हार गए। हमारे नेता विपक्ष में जब चुपचाप बैठे, जब वहां अंदरूनी मामला हुई, लोगों की इच्छा की प्रतिफलन हुई, सरकार गिरी तो हमारी सरकार बनी। लेकिन कभी 356 न लगाया, ना तो कोई इस प्रकार काम किया। यहाँ लोगों की मानसिकता को हम बदले हैं, आंदोलन द्वारा, संगठन द्वारा लोगों का विश्वास जगाए हैं। आज विश्वास लोगों का भारतीय जनता पार्टी का ऊपर है, इसीलिए हमको आशीर्वाद मिला है। लोकसभा में 2 करोड़ 30 लाख वोट हमको मिली थी और दिल्ली को 2 करोड़ 47 लाख, इतना ही अंतर था। हमने स्लोगन दिया था 2019 में हाफ और 2021 में साफ। लोगों ने हाफ किया है, अब साफ की तरफ जा रहे हैं हम। ये लोकतंत्र है, उसी लोकतंत्र साफ के की तरफ अंदर तो जा रहे हैं, साफ की तरफ हम तो जा रहे हैं, चुनाव लेकिन जीतते हैं। सोशल मीडिया पर, पता नहीं आपने देखा या नहीं, सोशल मीडिया पर मैसेजेस जो चलते हैं ना, उसमें एक मैसेजेस चल रहा है कि भाई वो साफ करते करते कहीं ऐसा ही ना हो कि अप्रैल मई चुनाव से पहले आर पार की नौबत ही ना आए, उससे पहले ही पूरी टीएमसी जो है वो साफ हो जाए, खाली हो जाए इनफैक्ट टीएमसी। सर, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ और उसके बाद जब लौटूंगी तो फिर अमित शाह जी का जो 2 दिन का दौरा है उसके लिए आप लोगों ने जो तैयारी की है उसका खाका जरा दर्शकों के सामने जरूर रखिएगा, क्या प्लान रहने वाला है। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। दिलीप घोष साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। तो बंगाल में सियासी आर पार, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बेहद खास मेहमान बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप बाबू, बंगाल का 2 दिन का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का, उसके लिए पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, ये बताइए जरा। देखिए, अभी तक हमारे जो राष्ट्रीय नेता आ रहे थे उनका कार्यक्रम सांगठनिक होता था जी। कार्यकर्ताओं से बैठक, सामाजिक जो समूह है, अलग अलग जाति समाज के लोग, उनकी समस्याओं को सुनना, उनसे वार्तालाप करना। इस बार भी इसी प्रकार प्रोग्राम था, लेकिन एक किसान का बड़ा रैली करने का तय हुआ है मेदिनीपुर में, जहां से मैं एमपी हूं। तो एक बड़ा रैली है वहां और वो कल ही होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह भाई आज ही रात को पहुंच जाएंगे। कल वहां कुछ मंदिरों में जाएंगे, संपर्क करेंगे। वहाँ एक बड़ा क्रांति हुआ था, चुआड़ विद्रोह नाम है, जिसका जो क्रांतिकारी आंदोलन में जो पिछड़े वाले जाति लोगों की जो योगदान था वहीं से शुरू हुआ था। एक मंदिर है महामाया, वहाँ पूजा करेंगे। एक क्रांतिकारी खुदीराम बोस हुए, जो उनका फांसी हुआ था, उनकी जिस मंदिर में आस्था थी, जहाँ से प्रसाद खा के वो फांसी में गए थे, उस मंदिर में पूजा देंगे। सिद्धेश्वरी मंदिर में एक किसान के घर में भोजन करेंगे और बड़ा किसान रैली होगा। और दूसरे दिन शांति निकेतन, जहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय है, वहाँ जाएंगे, वहाँ के कुलपति से मिलेंगे और वहाँ एक रोड शो है और कुछ खास लोगों से मिलेंगे। साथ साथ कल रात को जो यहाँ के हमारे राष्ट्रीय नेता आए हैं, मंत्री इस काम में लगे हुए हैं, कहाँ तक तैयारी हुई इसकी रिव्यू बैठक है। माननीय अमित भाई उस बैठक में शामिल होंगे। इतना ही कार्यक्रम है। बिल्कुल, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके के आदेश बंगाल के अफसरों के लिए तबादले वाले जारी हो गए, ममता तो उससे बौखला गई हैं। वो तो कह रही हैं कि साहब ये राज्य सरकार के अधिकारों का हनन केंद्र कर रहा है। तो आपको लगता है कि 2 दिन का जब बंगाल दौरा अमित शाह का, तो सियासी तकरार ये बढ़ सकती है? नहीं, देखिए, तो जो IAS IPS ऑफिसर है, ये तो केंद्र के देखरेख में इनकी व्यवस्था होती है, उनके हाथ में ही है, तो बुला भी सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार घटना हो गया है, मुझे लगता है कि उनका पूछताछ भी होना चाहिए। इतने सीनियर ऑफिसर होते हुए ऐसे स्तर के कुछ दिक्कत आ रही है। लगातार हमारे साथ बने हुए थे दिलीप घोष साहब आ गए एक बार फिर से, तकनीकी खराबी आ गई थी बीच में। जी दिलीप सर, अपनी बात पूरी कीजिए सर। हाँ, तो इस प्रकार परिस्थिति में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि मैंने माननीय गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखा था इस परिस्थिति को देख करके, उसमें शायद परिणाम हुआ होगा। तो यहाँ जो कानून व्यवस्था टोटल टूट चुकी है, जहाँ राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, तो वहाँ ऑफिसर लोगों से बात करना, उनको बुलाना स्वाभाविक है। और मुझे लगता है सरकार थोड़ा सचेत होना चाहिए, नहीं तो देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, उसमें एक बड़ा प्रदेश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, विरोधियों का कोई अधिकार नहीं रहेगा,
राजनीति में भाग नहीं ले सकते, सभा नहीं कर सकते, ये कहाँ तक संभव है। इसलिए केंद्र सरकार का भी और एक जिम्मेदारी बनता है कि कम से कम यहाँ इस प्रकार वातावरण को बनाया जाए, इस प्रकार व्यवस्था कायम किया जाए जहाँ चुनाव निष्पक्ष हो, लोग घर से निकले और राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लें। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार उसी दिशा में सोच रही है। आगे हम भी उम्मीद करेंगे कि यहाँ की कानून व्यवस्था और स्थापित हो और बंगाल की जो गरिमा है उसको सुरक्षित रखते हुए चुनाव भी ठीक ठाक हो। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप घोष जी, एबीपी धन्यवाद न्यूज जी। पर आने के लिए और इतने विस्तार से दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए। तो दिलीप घोष साहब को आपने सुन लिया। अब अपने खास मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, अवनीजेश अवस्थी जी मौजूद हैं और साथ ही टीएमसी की तरफ से शाकिर अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शाकिर अली साहब, आपने सुना दिलीप घोष जी को विस्तार से, अब बताइए क्या कहेंगे। हर मामले में ममता सरकार फेल और खासतौर से कानून व्यवस्था का मोर्चा। देखिए, अच्छा, मैं तो दिलीप घोष से बात मैंने बोलना चाहता था, सामना सामनी होता तो और अच्छा होता। मैं उनसे आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बनी, 2016 में ममता बनर्जी की सरकार बनी, तो क्या वो सेंट्रल फोर्स इलेक्शन नहीं कराया था क्या? ममता बनर्जी लास्ट इलेक्शन 2016 में 211 सीट पे जीती थी। उस वक्त भी सेंट्रल फोर्स से इलेक्शन हुआ था और 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो भी सेंट्रल फोर्स में इलेक्शन हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित शाह जी जो आ रहे हैं वो जो हमारे प्राक्तन सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक की जय है को खत्म करना है, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अमित शाह जी बंगाल का दौरा कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे कि जन गण मन अधिनायक की जय है को खत्म करना है। और दूसरी बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खबरें कहां से निकाल कर लाते हैं? बताइए कि नहीं सर, ये खबरें आप कहां से निकाल कर लाते हैं कि अमित शाह जी जब आ रहे हैं तो वो नेशनल एंथम को खत्म करना है, इसे लेकर वो चर्चा करेंगे। सर मतलब एक मिनट सर, आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया सर, आप अपने हवाले से इतनी बड़ी खबर ये बता रहे हैं, अब इस पर प्रतिक्रिया तो लेना पड़ेगा ना मुझे। प्रेम शुक्ला जी आइए। प्रेम शुक्ला जी जी, देखिए किस तरह से बौखलाहट की सीमाएं किस तरह से तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और उनके कार्यकर्ता कर। शाकिर जी प्लीज सुन लीजिए सर, शाकिर जी सुन लीजिए, दोबारा आ जाऊंगी। प्रेम शुक्ला जी आइए। देखिए, शाकिर अली की बातचीत से पहली बार उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर सारी टिकटें तय करेंगे, दूसरी बार नेशनल एंथम पे जिस तरह से निराधार काल्पनिक आरोप लगा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि पराजय के भय से तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेत्री तो बौखलाई हुई है, उनके कार्यकर्ता नेता सब बौखलाहट के शिकार है। उनकी समझ में नहीं आ रही क्या बोलना क्या नहीं बोलना। ठीक है सर, कल्पना शक्ति की सारी सीमाएं जो है लांघने पर आमादा है। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं एक मिनट, अवनीजेश अवस्थी जी, शाकिर अली साहब एक मिनट, अवनीजेश अवस्थी जी के पास चलते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभी तक मैं एक बार भी उनके पास जा नहीं पाई हूं। अवनीजेश अवस्थी जी, लेकिन एक बात जो यहाँ पर शाकिर अली साहब कह रहे थे कि साहब दिलीप घोष साहब कहकर गए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के निगरानी में हम चाहते हैं चुनाव हो, वो तो होते रहे। ऐसा है रोमाना जी, मैं शाकिर अली जी को एक बात कह दूं कि थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात भी कर लिया कीजिए। ये नेशनल एंथम को खत्म करने के लिए बंगाल जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे थोड़ा तो कम से कम, आई नो कि कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन थिंग, लेकिन थोड़ी सी तो कर लो ना। नेशनल चैनल पे बैठे हुए हो कि जनगण मन को खत्म करने के लिए पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। एक सेकंड सुन लीजिए, आप सुन लीजिए शाकिर अली, सुन लीजिए। अब आप ये सुन लीजिए कि वास्तव में असलियत बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार पंचायत के चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों तक जिस तरीके से रक्त रंजित राजनीति हुई है, उसमें सेंट्रल फोर्सेस पूरी तरीके से वहां पर हो, उनका नियंत्रण हो, यह बहुत जरूरी है। इसलिए भी क्योंकि अभी जिस प्रकार जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, आपने कहा 700 पुलिस वाले लगा दिए थे। उस पत्थरबाजी में कितने पुलिस वाले घायल हुए? पुलिस वालों ने कितना लाठीचार्ज किया? कितने लोग घायल हुए? वो पत्थरबाज कुछ नहीं किया ना, कुछ भी नहीं किया। और अब केंद्र में जाने को भी तैयार नहीं है, तो उनके खिलाफ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये देश का संविधान है, देश के संविधान से चलेगा। उनको नौकरी से निकाला जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा जो लोग नहीं मानते। और देश की जनता को भी ये समझना चाहिए कि हम देश के संघीय संविधान के तहत हमें चाहे किसी भी राज्य में हो, सरदार पटेल ने जब उनको एक किया था, तो आज हमारी बहुत आवश्यकता है कि केंद्र सुप्रीम और राज्य को अपने अधिकार
दोनों चीजें मिलकर के इस देश में लोकतंत्र चलेगा, किसी एक की चलने वाली नहीं है। बिल्कुल, लोकतंत्र है देश में और जो संविधान है देश तो उसी के हिसाब से चलेगा। इसी नोट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये मिशन बंगाल पर बड़ी चर्चा आप देख रहे थे। कुल मिलाकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने, आर पार दोनों में इसी होड़ में कि बंगाल में कौन बनेगा अब की बार बाजी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।